आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में सुनीता विलियम्स का एक और प्यारा वीडियो भी देखिए। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का एक और प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। दरअसल दिल को छू लेने वाला ये वीडियो खुद सुनीता ने शेयर किया, जिसमें वो अपने घर पर अपने पालतू कुत्तों से मिलती हुई नजर आई। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि अब तक की सबसे अच्छी घर वापसी। सुनीता के इस वीडियो पर एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में दिल वाली इमोजी बनाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया जो चर्चा में आ गया। दरअसल शुवेंदु ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र नंदीग्राम में अयोध्या जैसा भव्य राम मंदिर बनेगा। शुवेंदु के मुताबिक इसकी नींव रामनवमी के दिन रखी जाएगी। दावा है कि प्रस्तावित मंदिर के लिए जगह की प्लानिंग को मंजूरी दे दी गई है। ये मंदिर करीब 1.5 एकड़ भूमि पर बनेगा। साथ ही ये पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा। बाबा रतननाथ की शोभा यात्रा नेपाल से चलकर भारत पहुंच गई। इस दौरान यूपी के बलरामपुर में मशहूर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर भारत और नेपाल के हजारों श्रद्धालु शामिल रहे। बाबा रतननाथ की शोभा यात्रा हर साल चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि पर शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर पहुंचती है। ये परंपरा 700 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नेपाल के दांग चौघड़ा के राजा रतननाथ ने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर योग विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी और पूरे विश्व में इस योग विद्या का प्रचार प्रसार किया। कहा जाता है कि योग विद्या से ही वो सूक्ष्म शरीर धारण कर प्रतिदिन मां पाटेश्वरी के दर्शन करने आते थे। यूपी के हापुड़ में एक चलते ई रिक्शा पर भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ई रिक्शे के अंदर सवारियों को भूसे की तरह भरा गया है। इतना ही नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा के छत पर बैठे दिखाई दिए। वैसे दावा है कि हाल में परिवहन विभाग ने यहाँ 50 से ज्यादा ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चलाते हुए पाए गए। ऐसे में इन ई रिक्शा और ऑटो को सीज किया गया। पंजाब के अमृतसर में ड्रग तस्करी के एक आरोपी के घर बुलडोजर चल गया। पुलिस और प्रशासन ने ये कार्रवाई की। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरमीत सिंह पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वो अभी भी जेल में बंद है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पेटीएम साउंड बॉक्स के नाम पर करोड़ों की ठगी से जुड़ी। गुजरात के अहमदाबाद में पेटीएम के कर्मचारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। साइबर क्राइम ब्रांच ने 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 10 अलग अलग शहरों के 500 लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर 1 से 2 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस ने केस दर्ज कर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगों के झांसों में आने से पहले खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच के चंगुल में आए ये वो आरोपी हैं जो पेटीएम साउंड बॉक्स रखने वाले दुकानदारों को करीब 2 करोड़ रुपए का चूना लगा चुके हैं। आरोप है कि इन लोगों ने पेटीएम साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करने वाले 500 से ज्यादा दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस के मुताबिक इन ठगों का ये नेटवर्क 10 अलग अलग शहरों में फैला हुआ था। इन्होंने 2.5 साल में गुजरात के 10 से ज्यादा शहर और जिले में 500 से ज्यादा दुकानदारों को करीब 2 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। पेटीएम साउंड बॉक्स का इस्तेमाल करने वाले अहमदाबाद समेत गुजरात के 10 से अधिक शहर और जिले के 500 से अधिक दुकानदारों के साथ 1 करोड़ से ज्यादा रकम की ठगी करने वाले 6 आरोपियों को अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इन 6 आरोपियों में से मुख्य आरोपी ब्रिजेश और प्रीतेश दोनों ही पेटीएम के पूर्व कर्मचारी रह चुके हैं। दोनों ने पेटीएम कंपनी से निकाले जाने के बाद
6 लोगों के साथ मिलकर उन दुकानदारों को अपना शिकार बनाया जो कि पेटीएम का साउंड बॉक्स इस्तेमाल किया करते थे। पेटीएम साउंड बॉक्स के लिए जो हर महीने 99 रुपए फीस भरनी पड़ती है वो फ्री हो चुकी होने का कहकर जो दुकानदार रहते थे उनकी ऑनलाइन जो बैंकिंग आईडी और पासवर्ड रहता था उसको हासिल कर लिया करते थे और जो भी अकाउंट में दुकानदारों के पैसे रहते थे उसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप में ट्रांसफर करके दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देते थे। खबर के मुताबिक अहमदाबाद के वासणा में रहने वाले जयेश देसाई नाम के दुकानदार ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज एफआईआर के मुताबिक दिसंबर 2024 में 2 लोग जयेश देसाई के पास पहुंचे और दोनों ने दावा किया कि वे पेटीएम कंपनी से हैं। उन्होंने जयेश को बताया कि अब पेटीएम साउंड बॉक्स के लिए लगने वाला 99 रुपए का मासिक शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा, अब सिर्फ 1 रुपए चुकाना होगा। इस स्कीम को एक्टिवेट करने के लिए दुकानदार से डेबिट कार्ड और मोबाइल नंबर मांगा गया। इस प्रक्रिया के दौरान आरोपियों ने पेटीएम का पासवर्ड हासिल कर लिया। दिसंबर 2024 में हमारे यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन ने एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, जहाँ पे अगर हम एफआईआर की डिटेल्स देखें तो 2 अज्ञात लोग उनके दुकान पे आए थे और उसने उनको ये जासा दिया था कि पेटीएम में साउंड बॉक्स जो आप यूज़ कर रहे हो तो उनका चार्जेस अभी जो मंथली चार्जेस 100 रुपये से ज़्यादा है वो कम होकर 1 रुपया हो जाएगा। ऐसी नई स्कीम आई है, तो इसके लिए आपको 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा उसके पेटीएम के मर्चेंट अकाउंट में। और ऐसा कह के जब विक्टिम के पास खुद का कोई डेबिट कार्ड वगैरह नहीं था तो पहले उसने उनका बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करके एक डेबिट कार्ड इश्यू करवाया था और फिर 7 दिन के बाद वो फिर से आए थे कि यही बोला था कि एक पेटीएम में हमें 1 रुपये का आप ट्रांजेक्शन करिए। इसमें जो उनका मर्चेंट अकाउंट है उसमें वो 1 रुपये का जब विक्टिम ने ट्रांजेक्शन किया था तो उन लोगों ने उनका पासवर्ड देख लिया था और उसके बाद पेटीएम में मेल करने के एक बहाने से उसने जो विक्टिम के अकाउंट से उनके नो हाउ के बिना 6 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। तो उनकी एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में साइबर क्राइम की टीम ने पहले 3 लोगों को बड़ौदा से अरेस्ट किया था 2 महीने पहले कि जो कि अकाउंट होल्डर थे जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए थे। उसके बाद आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है तो हमारी जो पीआई है बीपी पटेल और उनकी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर 6 लोगों को 2 दिन पहले अरेस्ट किया है। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने पहले 5,000 फिर 1 लाख के 2 ट्रांजैक्शन किए। इसके बाद उन्होंने ट्रांजैक्शन के नोटिफिकेशन को भी डिलीट कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड ब्रिजेश पटेल और उसके राजदार डब्बू सुथार, प्रीतम सुथार के साथ गोविंद खटीक, पराग और रवि मिस्त्री और राज पटेल को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 महीने पहले इनके साथी मोहसिन पटेल, सद्दाम पठान और सलमान शेख को पकड़ा था। जो 6 लोगों को पकड़ा गया है उसमें से जो मेन गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो ब्रिजेश पटेल है और उनके 2 को एक्यूज जो उसका मेन रोल है उसमें एक है दिलक सुथार और एक प्रीतम सुथार। ये तीनों पहले पेटीएम में जॉब कर चुके हैं। जो ब्रिजेश पटेल है वो पेटीएम में पहले भी ऐसी धोखाधड़ी करी थी उसने, इसलिए पेटीएम से उसको निष्कासित किया गया था और उसके बाद 2022 के लेट पार्ट में उसने अपनी तरफ से ऐसा फ्रॉड करना चालू किया था और फिर उसने ये दिलक सुथार और प्रीतम सुथार को भी अपने साथ मिलाया था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने अपनी गैंग में जो दूसरे अक्यूज पकड़े गए राज पटेल, गोविंद खटीक करके है एक आदमी और एक पराग मिस्त्री है, इन तीनों को भी शामिल किया था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एसीपी हार्दिक माकड़िया ने ये भी बताया कि ठगों का ये गिरोह गुजरात के वडोदरा, आणंद, नाडियाड, खेड़ा, कड़ी, कलोल, उंझा, महसाणा, बारेजा, बारेजुड़ी, सुरेंद्रनगर, लीमड़ी, बगोदरा, पालनपुर, चांगोदर, वाबोल, अडालज के दुकानदारों को चपत लगाई है। पुलिस ने यह भी बताया कि ठगों का ये गिरोह दुकानदारों से 10,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक ठगते थे और ठग इतने शातिर हैं कि ये बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को ही अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। ये आरोपी जब एक बार अपने पैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप में ट्रांसफर कर लिया करते थे उसके बाद जो रुपए हैं वो जो फेक आईडी और फेक मोबाइल नंबर जो कि उन्होंने राजस्थान से हासिल किए हुए थे, फेक जो बैंक अकाउंट्स थे वो भी हासिल किए हुए थे, उसी में ट्रांसफर करवा लिया जाते थे और साथ ही में पिछले 2 से 3 साल से ये पूरा ठगी का जो षड्यंत्र था उसको अंजाम देने वाले 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(2), 318(2), 319(2), 54 तथा आईटी एक्ट की धारा 66C के मुताबिक अपराध रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी है। ये जो अंजाम देते थे तो पहले ये लोग रेकी करते थे अलग अलग सिटी में। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये आया है उसने अहमदाबाद के अलावा 10 अलग अलग और सिटी में भी
ऐसे क्राइम को अंजाम दिया है। रेकी के दौरान ये पहले ये देखते थे कि कितने लोग पेटीएम साउंड बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें से जो टारगेट सीनियर सिटीजन या ऐसा कोई पर्सन जिसको डिजिटली ज़्यादा पता ना हो बैंकिंग पासवर्ड या कैसे उसको प्रोटेक्ट करना, तो जनरली ऐसे लोगों को टारगेट करते थे। फिर ये गैंग में से कोई 2 लोग एग्जीक्यूटिव बन के वहाँ पे जाते थे और उनको यही झांसा देते थे कि पेटीएम का जो चार्जेस है वो कम करने के बहाने 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करवाते थे। उस ट्रांजैक्शन के ड्यूरेशन में वो उनका बैंकिंग जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है उनका पासवर्ड देख लेते थे और फिर पेटीएम में मेल करने के बहाने से उनके अकाउंट से ये पैसा ट्रांसफ़र कर देते थे। दूसरी एक यूनिक बात जो इस इन्वेस्टिगेशन में आई है अब तक, कि ये लोग जो अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते थे वो इलीगल और बैटिंग और गेमिंग वेबसाइट में जो अकाउंट होते हैं उसमें ये पैसा ट्रांसफ़र करते थे, और जो दूसरे एक्यूज थे वो उसमें पहले अपना एक अकाउंट बना के ये पैसा ट्रांसफ़र करके रिचार्ज करवाते थे और फिर उसमें गेमिंग या बैटिंग थोड़ा प्ले करके ये फिर अपने राजस्थान से जो डमी अकाउंट इन लोगों ने प्रोक्योर किए उसमें ये पैसा विड्रॉ करते थे। ये धोखाधड़ी से हासिल किए गए पैसे गेमिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, उसके बाद रकम अपने अकाउंट में जमा करवा लिया करते थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अवैध ऑनलाइन गेमिंग साइट में रजिस्ट्रेशन करा रखा था। अकाउंट और फर्जी सिम कार्ड राजस्थान से मंगवाए जाते थे। तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने है कि लास्ट 2.5 साल में 10 से ज़्यादा सिटी में इन लोगों ने 500 से ज़्यादा लोगों के साथ ये धोखाधड़ी की है, और अगर अमाउंट देखें तो अलग अलग लोगों के साथ 10,000 से लेके 6 लाख तक की धोखाधड़ी ये जनरली करते थे और 1 से 2 करोड़ तक की फ्रॉड इसने अब तक किया है। ये जनरली इसमें से एक अक्यूज है प्रीतम सुथार, जो कि इन लोगों को राजस्थान से डमी सिम कार्ड और अकाउंट प्रोवाइड करता था। उसके अगेंस्ट में राजस्थान में मर्डर के सहित 9 से ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड है और बाकी जो अक्यूज है उसके अगेंस्ट में अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। ऐसे में सवाल है किस तरह के साइबर फ्रॉड से कैसे बचें और इसके उपाय क्या हैं? सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। साइबर धोखाधड़ी से जुड़े हर तरह के सबूत को इकट्ठा करके रखें। ठगी होने के बाद 1 से 3 घंटे के भीतर शिकायत करें। 1930 पर फोन नहीं उठाने पर साइबर क्राइम की वेबसाइट पर रिपोर्ट करें। अभी एआई का जो यूज़ हो रहा है और जिस तरीके से कंपनीज एंड जो इंडिविजुअल्स है जो उसका यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी है या फिर दूसरे जितने भी एप्लीकेशन है, डिप्सिक है, सो बेसिकली लोग प्रिवेसी को इतना ध्यान में नहीं रखते, अपने डेटा को ध्यान में नहीं रखते, जिसकी वजह से जो साइबर क्राइम्स है वो बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली मोस्टली आपके अगर मैं बात करता हूँ कि जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस आपकी परमिशंस लेती है, गैलरी परमिशंस लेती है, कॉन्टेक्ट्स की परमिशंस लेती है और आपका जितना भी मोबाइल फ़ोन में जो भी डेटा है वो सभी एप्लीकेशंस उसका एक्सेस लेती है, जिसका यूज़ आज नहीं तो कल उसका बेसिकली डिसएडवांटेज के तौर पे अगर देखने जाए तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। अगर वो वेब एप्लीकेशंस हो, मोबाइल एप्लीकेशंस हैक होती है तो उसका डेफिनेटली साइबर क्राइम्स के अंदर या फिर जो डार्क वेब है उसमें से कई सारे जो साइबर क्रिमिनल्स है, हैकर्स है, उसका मिसयूज़ करता है। जाहिर है साइबर ठग नए नए तरीकों का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन सतर्कता और सावधानी बरतकर इनसे बचा जा सकता है, क्योंकि साइबर ठगी में सावधानी ही बचाव है। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगों के झांसे में आने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अहमदाबाद से तुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत, हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं लगाने की अपील। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। विकास यादव की अंतरिम जमानत अर्जी पर नीलम कटारा अपनी राय देंगे। दरअसल साल 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी विकास यादव ने अंतरिम जमानत की मांग की है। इसके लिए उसने अपनी मां की बीमारी का हवाला दिया है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और नीतीश कटारा की मां से 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। विकास यादव की तरफ से ये भी दलील दी गई है कि वो 25 साल की सजा में से 23 साल जेल में बिता चुका है। मुंबई के सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने बेटियों को एक बड़ी सौगात दी। तहसील ट्रस्ट ने बताया कि वो राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली बच्चियों के नाम पर उनकी मां के बैंक खाते में 10,000 रुपए की एफडी करेगा। हालांकि ये पैसे उन्हीं बच्चियों को मिलेंगे जिनका जन्म 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ हो। वैसे इस बार मंदिर ट्रस्ट की आय में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में मंदिर की आय में 15% बढ़कर 133 करोड़ रुपए रही। पटना में लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। फिर शाम को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। कहा जा रहा है कि ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी। ऐसे में उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है।
चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट यूपी के आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने ताजमहल के दीदार किए। इस मौके पर गैब्रियल के साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों की सूझबूझ से एक डॉगी की जान बच गई। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि एक शख्स चलती ट्रेन में डॉगी को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसी दौरान डॉगी के गले से पट्टा निकल गया। इससे पहले कि वो शख्स कुछ समझ पाता, डॉगी प्लेटफॉर्म से गिरकर चलती ट्रेन के नीचे आ गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालांकि फिर समय रहते चेन खींचकर ट्रेन को रोका गया। इसके बाद आरपीएफ और रेलवे स्टाफ की मदद से डॉगी की जान बचाई गई। बताया गया कि इस डॉगी को एक महिला अपने साथ ले जा रही थी कि तभी ये डॉगी ट्रेन से बाहर निकल आया था। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ हम आज बात करेंगे अयोध्या में रामनवमी की तैयारियों की। अयोध्या में पिछले साल की तरह इस साल भी रामलला के जन्मोत्सव पर उनके सूर्याभिषेक यानी कि सूर्य तिलक की तैयारी है। 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें उनका अभिषेक करेंगी। इस अद्भुत दृश्य को दुनिया भर में सनातन प्रेमी देख सके, इसके लिए खास तैयारी की जा रही है। वहीं रामनवमी पर अयोध्या के जन्मभूमि मंदिर में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों की सुविधा और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या की रौनक बढ़ती जा रही है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से सजने संवरने लगी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर दीयों से जगमग हो उठा है। सरयू किनारे अवधपुरी में उत्सव और खुशी का माहौल है। मौका रामलला के जन्मोत्सव का जो है, अवधवासी तन मन से अपने आराध्य रामलला के जन्म दिवस की तैयारियों में जुटे हैं। प्रभु राम के नव्य भव्य और दिव्य मंदिर की तो बात ही निराली है। कहीं राम कथा के जरिए रामलला का गुणगान हो रहा है, तो कहीं रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है। बात रामनवमी की है तो ये दिन यहाँ सबसे खास रहने वाला है। इस दिन भगवान राम का विशेष अभिषेक और श्रृंगार किया जाएगा। रामलला को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण होगा प्रभु राम का सूर्य तिलक, जिसे दुनिया भर में राम भक्त देख सकेंगे। रामनवमी के दिन भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे भगवान राम के जन्म के समय सूर्य की किरणें सीधी उनके ललाट पर पड़ेंगी। इस अद्भुत दृश्य को सूर्य तिलक कहा जाएगा। ये सूर्य तिलक लगभग 4 मिनट तक चलेगा। इस प्रयोग को इसरो के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है और सेंट्रल बिल्डिंग इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसे क्रियान्वित किया है। रामनवमी पर रामलला के सूर्याभिषेक के लिए वैज्ञानिक अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम सूर्यवंशी अर्थात सूर्यवंश में जन्म लिया। भुवन भास्कर सूर्य दोपहर को 12 बजे जब राम का जन्म हो चुका है, तब रामलला के ललाट पर अपनी किरणों से तिलक लगाएंगे, सूर्य तिलक। ये प्रयोग पिछले साल किया गया था। प्रयोग सफल रहा। लगभग 4 मिनट सूर्य की किरणें प्रभु श्री रामलला के ललाट को प्रकाशित करेंगी। भारतीय समय दोपहर 12 बजे इस सूर्य तिलक का कार्य देख सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। चूंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु रामनवमी के पावन अवसर पर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, ऐसे में यहाँ श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मसलन श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं के चलने के लिए मैटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए शेड भी लगाए जा रहे हैं। वहीं सरयू तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जिसकी निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है।
रामनवमी के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या धाम पहुंचने की उम्मीद है। इस अवसर पर ये चीज़ देखते हुए जितनी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जानी है उन सभी पे कार्य चल रहा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो उनके लिए शेड की व्यवस्था, पानी, छाया और चलने के जो स्थान है वहाँ पे भी वेटिंग की व्यवस्था और साथ साथ इसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं क्राउड मैनेजमेंट और जो हमारे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनके लिए की जा रही है और इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और बहुत स्मूथली सभी लोग आएँ और रामनवमी को त्यौहार भी बहुत अच्छे से मनाएं। जाहिर है रामनवमी सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव है। माना जाता है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था और इस दिन को श्रद्धालु प्रभु श्री राम के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे में अयोध्या में इस बड़े उत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। पुरातन काल से बहुत श्रद्धा का पर्व रहा है। यहाँ की मान्यताएं सरयू जी में स्नान की रही हैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। यहाँ पे संभव है जूट की दरियाँ लगवाई जाएंगी और बहुत गर्मी है, स्थानीय जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं वो भी मदद करेंगे। पेयजल की आवश्यक व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग को भी एक्टिवेट किया गया है कि वो इसको बेहतर तरीके से संभालें। रामनवमी का पर्व धर्म, आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन रामलला के दर्शन पूजन से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 593 अंक उछलकर 76,617 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 166 अंकों पर चढ़ा, ये 23,332 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत सभी सेक्टरों के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। मंगलवार को 2,000 रुपए की तेजी के बाद सोने की कीमत स्थिर हो गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं आया, यानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत अभी भी 94,150 रुपए है। हालांकि चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन फिसली, इसमें 1,000 रुपए की गिरावट आई। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 1,01,500 रुपए हो गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 2 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 52 पैसे हो गई। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कंपनी ने बुधवार को ऐलान किया कि वो 8 अप्रैल से अपनी कारों की कीमतों में 2,500 रुपए से 62,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी के मुताबिक वो ये बढ़ोतरी लागत कम करने के लिए कर रही है। कंपनी के इस फैसले के बाद कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रोंक्स की कीमत 2,500 रुपए बढ़ जाएगी, तो वहीं वैगनआर 14,000 रुपए तक महंगी हो जाएगी। सबसे ज्यादा इजाफा एसयूवी ग्रैंड विटारा की कीमत में की गई है, ये 62,000 रुपए तक महंगी हो जाएगी। केटीएम इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी 125 ड्यूक और RC 125 मोटरसाइकिल को बंद कर दिया है। कंपनी ने अपनी आधिकारिक भारतीय वेबसाइट से इन दोनों मॉडलों को हटा दिया है। इन बाइक्स को बंद करने की वजह उनकी कम बिक्री बताई जा रही है। फॉक्सवैगन भारत में तिगुआन R लाइन को लॉन्च करने की तैयारी में है। चर्चा है कि कंपनी इसे 14 अप्रैल को औपचारिक तौर पर भारत में लॉन्च करेगी। खबरों के एक से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज बात करेंगे संसद में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल की, जो आज संसद में पेश की गई है। चर्चा की शुरुआत अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने की। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और भी कई दलों के नेता अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन चर्चा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार की मंशा साफ की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025. किसी की बात कोई बदगुमान न समझे
इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहाँ जाएगा? आपकी वोट बैंक के लिए आपने ये किया था, हम खारिज कर रहे हैं। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है, लेकिन देश के कई शहरों में इस बिल का समर्थन भी हो रहा है तो विरोध भी। मोदी सरकार के लिए वक्फ संशोधन बिल पास कराना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि इस बिल पर पूरा एनडीए साथ है तो विपक्षी दल भी एकजुट। लोकसभा में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। हमने जो 2013 के बाद कुछ बदलाव जो किए हैं, वक्फ बाय यूजर में कुछ लोग ने शंकाएं व्यक्त किया, कह रहा कि वक्फ बाय यूजर हटाने के बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है, ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? मेरी हिम्मत को तो इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब सदन में शेरो शायरी भी सुनाई दी। मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। सरकार ने इस बिल को उम्मीद का नाम दिया है। सबसे पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले और कहा कि विपक्ष नागरिकता संशोधन बिल की तरह मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है, तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे, आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए। सिर्फ भ्रम फैलाना है सर, मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने वक्फ बिल पर सरकार का खुला समर्थन करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया, तो शिवसेना उद्धव गुट ने सरकार पर निशाना साधा। इस देश में दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्फ पर
कब्जा था वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो, मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अबर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? विपक्ष के मुस्लिम नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। कि ये जो विवाद वाली स्थिति में आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया, लेकिन उसके सामने ये नहीं लिखा कि ये कब तक तय करेगा। और आप बार बार कहते हैं कि साहब ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। इन्होंने इससे पहले भी पंडित जवाहरलाल पक्ष की तरफ से अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। विपक्षी सांसदों ने भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जब मोर्चा संभाला तो बिल के बारे में फैलाए जा रहे बातों को तो रखा ही, सरकार की मंशा भी साफ कर दी। मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका नियमन करने का काम है। मान्यवर, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है और एनडीए और बीजेपी को उम्मीद भी है कि ये बिल लोकसभा से पास हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एनएचएआई ने देश भर में 1 अप्रैल यानी कि मंगलवार से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अब सफर महंगा हो गया है। एनएचएआई ने टोल टैक्स में 4 से 5% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के कारण दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली जयपुर हाईवे जैसे मार्गों पर सफर करने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। एनएचएआई ने टोल टैक्स में ये बढ़ोतरी पूरे देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर की है। एनएचएआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सराय काले खां से मेरठ जाने वाली कारों और जीपों के लिए एक तरफ का टोल अब 165 रुपए से बढ़कर 170 रुपए हो गया है, जबकि गाजियाबाद से मेरठ जाने के लिए टोल 70 रुपए से 75 रुपए हो गया है। लखनऊ से होकर गुजरने वाले हाईवे पर यात्रा करने वाले मोटर चालकों को, जिसमें राज्य की राजधानी कानपुर, अयोध्या, रायबरेली और बाराबंकी से जोड़ने वाले हाईवे भी शामिल हैं, हल्के वाहनों के लिए प्रति चक्कर 5 से 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, जबकि भारी वाहनों को 20 से 25 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
दिल्ली जयपुर हाईवे पर खिड़कीदौला टोल प्लाजा पर निजी कारों और जीपों के लिए टोल वही रहेगा, लेकिन बड़े वाहनों पर प्रति ट्रिप 5 रुपए की बढ़ोतरी होगी। कारों के लिए मासिक पास की कीमत अब 930 रुपए से बढ़कर 950 रुपए कर दी गई है और कमर्शियल कारों और जीपों के लिए राशि 1225 रुपए से बढ़कर 1255 रुपए हो गई है, जबकि हल्के मोटर वाहनों और मिनी बसों के लिए सिंगल ट्रिप टोल 120 रुपए से बढ़कर 125 रुपए कर दी गई है। टोल दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह से बार बार टोल टैक्स बढ़ने से उनके बजट पर फर्क पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहले इस सफर के दौरान उन्हें जितना डीजल पेट्रोल में खर्च करना पड़ता था, कहीं ना कहीं अब उतना ही लगभग उन्हें टोल टैक्स देना होता है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगर सड़क अच्छी चाहिए तो टोल टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं। इस मुद्दे पर हमने कुछ शहरों के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि शीघ्र ही जो टोल पर कर्मचारी लगाने पड़ते हैं उससे निजात मिलेगी। हर गाड़ी में एक चिप लग जाएगी और गाड़ियां स्मूथ जाया करेंगी, रुकेंगे नहीं, और उसका जो भी रेट तय होगा उसके हिसाब से उसको चलाया जाएगा। महंगाई तो देखो आम पब्लिक पे पड़ेगी, बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। और लोकल टैक्सी के लिए तो पास भी इशू करने चाहिए इनको कंट्रोल रेट के ऊपर। जो येलो प्लेट गाड़ियां उनके भी पास नहीं इशू कर रही है, इसलिए कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल सर, नॉर्मल गाड़ियों के भी बढ़ गए हैं और दूसरे को तो रेट ही इनके ऐसे हैं कि कोई रिचार्ज ही नहीं करवा सकता, पूरा टोल पे करके जाना पड़ता है। हर टाइम ही बढ़ाई जा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। सड़कें हैं नहीं, अभी नीचे उतर जाओ देखो कैसा हाल है, वो बुरा हाल है जी, क्या बताएं। तो महंगाई बढ़ रही है सर, दबादब बढ़ रही है जी। दिल्ली से चंडीगढ़ जाते वक्त कई बार टोल देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है जी। यहाँ से इधर जाते हैं 540 रुपये लगते हैं, इसको छोड़ के। अगर गुड़गांव तक जाते हैं ना करनाल से, तो इतने पैसे लगते हैं। सरकार से क्या अपील करेंगे? भाई टैक्स इसमें थोड़ा कंसेशन हो। हम लोकल हैं, फिर भी हमारे को 350 रुपये का वो देना पड़ता है। कम होनी चाहिए। इससे क्या नुकसान है? नुकसान है हमारे स्टेट के लिए, हम ड्राइवर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो नुकसान है, कोई फायदा नहीं है गाड़ी वाले के लिए। इससे क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा? इसमें नुकसान हुआ है, गाड़ी का भाड़ा बढ़ाया नहीं है और डीजल बढ़ा दिया और टोल बढ़ा दिया, गाड़ी वाला क्या खाएगा? इसकी 1,17,000 की किस्त है, क्या खाएगा टोल में? इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।